Good morning, my dear student. My name is Mohammad Faraz Khan, and I'm the faculty of chemistry from the Career Vision Institute, online coaching झांसी। बच्चों, आज हम आपको क्लास 11 का चैप्टर नंबर जो हमारा थर्ड है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, उस पर हम आपको बात करेंगे। ठीक है ना? तो आपको जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उसका ये पार्ट 1 है। ठीक है? तो अब हम बेटा क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से ले लें, मोस्टली हम बिल्कुल बेसिक से लें, तो बेसिक्स में सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में, वो आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड पीरियोडिक लॉ। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड पीरियोडिक लॉ का मतलब हम समझते हैं कि जब से हमारा पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ है और जब से उसकी हिस्ट्री रही है, उसके बाद से कितने पीरियोडिक लॉ हमारी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये हमारा बिल्कुल जो पार्ट 1 है, ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको समझाया जाएगा। तो ये देख लीजिए, मैंने लिख भी रखा है पार्ट 1। यहाँ से आप बार बार बच्चों लेक्चर देख सकते हैं कि हमारा पार्ट 1 चल रहा है या पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली चीज आती है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सबसे पहले अगर कोई लॉ आया, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में, तो वो आया है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ये क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब हमने इस लाइन को पढ़ तो लिया, मगर इसकी मीनिंग्स हम क्या है, बहुत से बच्चे समझ भी पाते हैं, नहीं भी समझ पाते हैं। जो पहली बार में चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो उतनी आसानी से नहीं समझ पाते। तो हम समझते हैं कि इसका मतलब होता है कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट्स व्हेन वी अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक समय के इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट होती है, जब मेंडल ने अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो बात आपको समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जब मेंडल ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, लगभग उस टाइम 60 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 60 से 62। ठीक है? तो वहां पे उसने बोला कि जो एटॉमिक मास है, जैसे जैसे हमने एलिमेंट्स को एक पीरियडिक में, एक पीरियड्स में क्या करा, अरेंज करा, और जब हमने उनको चेक करना स्टार्ट करा तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है कहीं ना कहीं वो आगे जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं ये मैच हो रहा था। तो तब जाके उसने एक लॉ दिया और उस लॉ का नाम पड़ा मेंडली पीरियोडिक लॉ, और उसमें यही कहा गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उसका मीनिंग मैंने सिंपली फॉर्म में, सिंपल इंग्लिश में नीचे लिख दिया। दूसरा हमारा जो पार्ट है, दूसरा इसी का, वो आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखिए, मेंडल ने अपनी पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे अरेंज करी थी? मासेस के। ये चीज को हमें ध्यान रखना है, मास मास के बेसिस पे। ठीक है? हम सिंपल से लिखें तो मास के बेसिस पे अरेंज करिए था मेंडल पीरियोडिक लॉ। अब दूसरा क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब क्या हुआ, जब हेनरी और मोस्ले आए, दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया बेटा? एटॉमिक नंबर। किसके अकॉर्डिंग अरेंज करा है बेटा? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करा। तो उसने एक लाइन बोली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, क्या बोली? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो कहीं ना कहीं एक रेगुलर एलिमेंट्स के बाद, इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, वो प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होगी। कहने का मतलब है जो पहले एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं अपने 8वें एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज मैच आ रहा होगा या मैच शो कर रहा होगा। इसी बात को अगर सिंपल वे में समझें तो उसने क्या कहा कि द एलिमेंट प्रॉपर्टीज
रिपीट्स व्हेन अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो उसने कहा है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, अब इंटरवल ऑफ टाइम के बाद का मतलब है जैसे एक पीरियड में जितने एलिमेंट हैं, अगर हम उस पर देखें तो पहले एलिमेंट की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट से मैच कर रही होगी। ठीक है, तो जब आठवें एलिमेंट से मैच कर रही होगी तो उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या समझा दिया कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट्स, उसने लिखा है देखिए, एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट्स होगी व्हेन अरेंज इन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो मोस्ले का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। मगर मेंडलीव का कॉन्सेप्ट क्या था कि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज करा पीरियोडिक टेबल में तो उसने मासेस के बेसिस पे करा था। अब देखो दोनों की अच्छाई और बुराई में, कॉन्सेप्ट्स में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। क्या हुआ, जब मेंडल ने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखा तो आप देखना कहीं कहीं उसका जो मास है वो सेम आने लगा कुछ एलिमेंट्स का। जैसे कैल्शियम और आर्गन, क्या हुआ देखो आप, कैल्शियम का मास कितना है भाई, 40 है, और आर्गन का भी मास कितना है, 40 है। तो देखो दोनों के मास सेम नहीं हो सकते ना, होना ही नहीं चाहिए। तो उसने ये कहा कि अगर कोई चीज सेम होगी तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो इस बात के लिए मोस्टली ने दिमाग अपना थोड़ा सा खर्च करा और मोस्टली ने दिमाग लगाया, अगर मैं एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को अरेंज करूंगा तो कहीं ना कहीं मास कुछ एलिमेंट्स के सेम आ रहे हैं, तो सेम तो नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो कहीं ना कहीं हमारे लॉ को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो फिर उसने क्या करा, मोस्टली और हेनरी ने, दोनों ने पूरे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के आधार पर सेट करा, या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस सेट्स ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज रिपीट्स व्हेन अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने लिख दिया कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की हिसाब से अरेंज करेंगे तब जाके क्या होगा, कहीं ना कहीं एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बार बार क्या करेंगी, मैच करेंगी। ठीक है, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और हमारा मेंडली पीरियोडिक लॉ में अंतर समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी तीसरी बात की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हमारी थर्ड बात क्या है, ठीक है, हमारे थर्ड है कि कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक समय के बाद किसी चीज का रिपीट होना। जब कोई चीज एक समय के बाद रिपीट होती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, देयरफॉर सिमिलर प्रॉपर्टीज आल्सो रिपीट। अगर हम यहां से चलें, आप एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है। अगर हम सोडियम के बाद किसी एलिमेंट को, हर आठवें एलिमेंट को अगर हम गिने तो सोडियम के बाद कहीं ना कहीं आठवां जो एलिमेंट आएगा वो अपनी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। तो कहने का मतलब उसका यही था कि जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम समझ सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है और कौन से पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है ना, अब आप इसी को समझ लीजिए, सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281। अब लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1, तो ये कौन सा हुआ, ग्रुप 1 का एलिमेंट हो गया, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट हो गया। समझिए आप बहुत बात। अगर हम यही एग्जांपल ले लें, ठीक है, अब देखिए आप यहीं पे एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम देख लीजिए आप, एटॉमिक नंबर 12 है, 282। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2, तो ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब ये क्या हो गया, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ले लीजिए आप,
तो एल्युमिनियम ले लीजिए तो क्या हुआ, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो 283, तो ये हम मान लेंगे ग्रुप थर्ड का एलिमेंट है। तो ये पहचान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर डिफाइन करी, ना कि सिंपली तरीके से अपने मत। और उन्होंने यही कहा कि जैसे पहले एलिमेंट फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं 8 होते हैं, तो जो दूसरे पीरियड के एलिमेंट होंगे जब हम उनको 1 to 7 तक गिनेंगे तो जो पहले वाले एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8वां एलिमेंट जो होगा उसके साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी। और फिर हम पीरियड 3 में जाएंगे, ठीक है, तो फिर हमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, 8 एलिमेंट मिलेंगे। मतलब ये मैंने जो 2 8 8 18 18 32 लिखा है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, फिर तीसरे पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट होते हैं, फिर चौथे पीरियड के अंदर 18 होते हैं, ठीक है, पांचवें में भी, ठीक है, 18 होते हैं, फिर छठवें में 32 होते हैं, और ऐसे आगे इनकी नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें, सा रे गा मा पा धा नी सा, अब देखिए कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सा से हुई थी, और कहाँ पे ख़त्म हो गई, सा से। तो अगर हम इसको 1, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, इसको 5, इसको 6, इसको 7, तो देख लीजिए अगर अपन ने पहला जो एलिमेंट है वो अपने 8वें वाले एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिपीटेशन शो कर रहा है ना। देखिए सा से स्टार्ट करा था और काय पे ख़त्म हो गया, सा पे ही ख़त्म हो गया। तो जब सा से स्टार्ट करा और सा पे ख़त्म हो गया, इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला है पीरियोडिसिटी ही। क्या बोला है, पीरियोडिसिटी। अब हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल भी करके दिखाए कि हमें अगर पहचानना हो कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप में हम क्या करते हैं, एलिमेंट उस ग्रुप का लेते हैं या कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसका लास्ट शेल, जिस लास्ट शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ग्रुप 3 का एलिमेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये लॉ भी एक, हम ये कह सकते हैं लाइटर एलिमेंट तक तो एप्लीकेबल हुआ, मगर हैवियर एलिमेंट पे ये लॉ भी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हमें इस बात को हमें बहुत तरीके से समझना था। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रॉ। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, और उन रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। उन रोज को हम क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है। और इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम, और उनके पास कितने होते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल लॉ का मतलब है हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जब हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लॉ, ठीक है। और उसी हॉरिजॉन्टल लॉ को हम क्या नाम से जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, 7। कितने पीरियड्स होते हैं, 7। देख लीजिए मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, 7, ठीक है। इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलम। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने हैं, 18 कॉलम्स बने होंगे, और उन्हीं 18 कॉलम्स को हम किस नाम से जान रहे थे, ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारे वर्टिकल सेक्शन होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से। और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप हैं, कि 7 ग्रुप्स हैं और 18 कॉलम्स हैं, ठीक है। हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 कितने हैं, ग्रुप हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम हैं। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है। अभी अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपन पार्ट्स में आगे चलते चले जाएंगे, अपन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड को भी अपन बहुत सिंपल तरीके से
समझते चले जाएंगे। अब बात आती है सेक्शन ई पे, अगर हम आए तो सेक्शन ई में हमारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमने अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल्स को क्लासीफाई कर दिया। पूरी पीरियोडिक टेबल को जब हमने क्लासीफाई किया तो वो किसके बेसिस पे किया? ऑर्बिटल्स के बेसिस पे किया, या हम कह सकते हैं ब्लॉक्स के बेसिस पे किया। ठीक है, तो उस ब्लॉक्स को जरा हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों कि कैसे है। ठीक, अब एस ब्लॉक है, मान लीजिए हमारा ये पीरियडिक टेबल है, दिस इज आर पीरियडिक टेबल। ठीक है ना, और आपने देखा होगा एक नीचे की तरफ भी एक कॉलम रहता है इस तरीके से। ठीक है ना, आप इसको देखिए, मैं बना रहा हूं और आप देखते जाइए। ये वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट, यहां मान लेते हैं ये होता है हमारे साइड में लेफ्ट वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं हम? एस ब्लॉक। ये हमारा पार्ट होता है एक और, दिस राइट हैंड साइड, ये क्या है? राइट साइड, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड, इसे हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और जो बीच वाला पार्ट होता है हमारे यहां से यहां तक का, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और सबसे नीचे जो पीरियोडिक टेबल में पार्ट होता है दैट इज नोन एज एफ ब्लॉक। तो अब आप ये डिसाइड देखिए, आप खुद एक दिमाग से सोचिए कि पूरी पीरियोडिक टेबल्स को 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एस ब्लॉक, सेकंड इज पी ब्लॉक्स, थर्ड इज थर्ड इज डी ब्लॉक एंड फोर्थ इज एफ ब्लॉक। तो पहला मैं लिख दे रहा हूं, पहला होता है एस ब्लॉक, ठीक है, दूसरा होता है हमारा पी ब्लॉक, तीसरा होता है हमारा डी ब्लॉक, और फोर्थ जो हमारा होता है वो होता है हमारा एफ ब्लॉक। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए कि ज्यादातर एस ब्लॉक के अंदर मोस्टली जो एस ब्लॉक है ना, ये वाला, हम्म, अब जो हमारा एस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक में हम थोड़ा सा अपनी बात को समझेंगे कि एस ब्लॉक हमारा दिया है ना, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में हमारे, ठीक है, कौन से मेटल्स आते हैं? अल्कली, इसको बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट, और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं ग्रुप टू। तो अगर हम बात करें कि एस ब्लॉक कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 2 पार्ट में है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को कहते हैं अल्कली मेटल्स, और ग्रुप टू के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो अल्कली मेटल्स हैं, जो अल्कली ग्रुप्स के हैं, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो अल्कली ग्रुप के मेटल्स होते हैं ना, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? लास्ट शेल के अंदर उनके कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और अल्कलाइन की पहचान है कि जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये ग्रुप फर्स्ट का है, ग्रुप टू का है? कि जब हमने इसका लास्ट शेल देखा तो हमें लास्ट शेल में ज्यादातर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में, ज्यादा क्या पूरे ही ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जो हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके लास्ट शेल में कितने मिल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। ऐसे डी ब्लॉक के अंदर है, तो डी ब्लॉक जो होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है। ठीक,
ज़्यादातर इनकम्प्लीट होते हैं। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, डी ट्रांजिशन भी करते हैं। डी ट्रांजिशन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा, ठीक, उसी को कहते हैं हम डी ट्रांजिशन। तो डी ब्लॉक में कहाँ से आते हैं, ग्रुप थर्ड से लेके, ठीक है, कहाँ तक, ग्रुप थर्ड से लेके कहाँ तक आएगा, ग्रुप कितना है, 13 तक। ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 13 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या मानते हैं, डी ब्लॉक मानते हैं। अब पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, आप पी ब्लॉक को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब पी ब्लॉक का हिसाब क्या है, अब हमारा जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में दो तरीके से हमें दो चीजें मिलती हैं। एक मिलते हैं सबसे पहले नॉन मेटल, और दूसरी चीज मिलती है मेटलाइड्स। ठीक है, क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स, और क्या मिलते हैं, मेटलाइड्स। तो अब बात समझ में आ रही है होगी हमें कि नॉन मेटल और मेटलाइड्स में ही हमें क्या क्लासिफाई करना है। ठीक है, नॉन मेटल में जैसे कि कार्बन फैमिली है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजेंस फैमिली है। हेलोजेंस मतलब इनको कहते हैं ग्रुप 17। बात समझ में आ रहा है आपको, इतनी फैमिलियां मिलेंगी आपको। कौन कौन सी मिलेंगी, कार्बन की फैमिली, नाइट्रोजन की फैमिली, ऑक्सीजन की फैमिली, हेलोजन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट होता है पूरा इनका ग्रुप, तो कार्बन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है तो नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं, या सॉल्ट्स मेकर के नाम से जानते हैं। मेटलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर, ठीक है, एलिमेंट्स that contains both the properties of metal and non-metal। वो एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल होती है या प्रेजेंट रहती है, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर दोनों की ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है, कुछ मेटल्स की रहती है, कुछ नॉन मेटल्स की रहती है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मेटलाइट्स बोलते हैं। तो बात समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ और रहती है बच्चों, अब वो एक चीज़ थोड़ा सा हमें समझना होगा। अब बच्चों देखो, हमें क्या है ना, चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है, बस हमें थोड़ा सा समझना है। अब क्या होता है, लास्ट में पी ब्लॉक के बाद इनको कहते हैं ग्रुप 18, या इनको एक भाषा में कहें तो बोलते हैं नोबल गैसेस। ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैसेस एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये बिल्कुल नोबल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना तो देती हैं। मगर कहीं ना कहीं देखो, आप पढ़ कौन सा सब्जेक्ट रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो एक्सेप्शन तो हर जगह है, ठीक है ना। ज़्यादातर आपको डी ब्लॉक्स में बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन मिलेंगी, हमने चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा था, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं नोबल गैसेस में, अब सब लोग बोलते हैं कि नोबल गैसेस जो है ना, वो ना तो इलेक्ट्रॉन देती हैं ना तो लेती हैं। फिर जीनॉन फ्लोराइड कंपाउंड कहाँ से बन गया, क्योंकि जीनॉन तो एक नोबल गैसेस है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि नोबल गैसेस क्या कहती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना ही देती हैं। तो मतलब ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो दे रहा है, तो उसका वैलेंसी क्या हुआ, जीरो हुआ। मगर कहीं कहीं एक्सेप्शन है,
कि आपको पता करना है कि XeF2 फिर कैसे कंपाउंड बनाता है, जीनन फ्लोराइड क्यों कंपाउंड बना रहा है, और जीनन जो है ना वो फ्लोराइड के संग मिलके कैसे कंपाउंड बना रही है, जबकि जीनन तो ऑलरेडी है नोबल गैसेस। ठीक है, जीनोन क्या है, ऑलरेडी एक नोबल गैस है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर कोई चीज़ नोबल गैसेज है तो वो कैसे कंपाउंड बना रही है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हर जगह है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, नोबल गैसेज क्या कहलाती हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नोबल गैसेज। अब ये क्या कहलाते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक को, इनको ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशंस कहते हैं। और यहाँ पे नीचे वाले को, जो एफ ब्लॉक के सबसे नीचे वाली सीरीज होती है, उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गया कि हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स का मतलब था लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा। अगर एस ब्लॉक है तो एस के ऑर्बिटल में जाएगा, पी ब्लॉक है तो पी के ऑर्बिटल में जाएगा, डी ब्लॉक है तो डी के ऑर्बिटल्स में जाएगा। अब इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे ये चीज़ जाती हैं या कैसे ये चीज़ होती हैं। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप इस बात को ही समझ लो, ठीक है, क्यों इतना ऐसा है, ठीक है ना। अब आप देखो, एस में हमारे कितने जाते हैं, लास्ट सेल में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस के पास एक ब्लॉक होता है। कितना ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक होता है। एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, कैपेसिटी कितनी है इसकी, 2। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख सकते हो, मिनिमम 1, और मैक्सिमम कितने हो गए, 2। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एस ब्लॉक के अंदर कितना रख सकते हैं हम, एक बॉक्स होता है, एक ऑर्बिटल होता है, बॉक्स को हम ऑर्बिटल कहते हैं बेटा। और इस ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। अब पी के पास जो होता है ना, उसके पास जो घर बड़ा होता है बेटा, और पी के पास क्या होते हैं, 3 कमरे होते हैं, या हम कह लें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखो, अगर एक के अंदर 2 भर सकते हैं तो 3 के अंदर कितने भर सकते हैं, 3 2 जा 6। तो पहले हम यहाँ से भरेंगे, सेकंड हम यहाँ से भरेंगे, थर्ड यहाँ से भरेंगे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स। तो टोटल इसमें कितने हो गए, इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक्स में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी के बाद क्या होता है, डी। अब डी में कितने होंगे, डी में आते हैं 5 ऑर्बिटल्स। कितने आते हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अगर एक में 2 हैं तो 5 में 10 भर सकते हैं। ठीक है, ये तो 5 में कितने हो जाएंगे, डी में कितने भर सकते हैं, 10। और बेटा एफ में कितने भर सकते हैं, 40। ठीक है, तो एफ जो होता है ना, वो एफ जो होता है ना, उसमें होते हैं 7। कितने घर होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसमें भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे, ये था हमारा पार्ट 1, और इसमें हमने समझा कि हम ऐसे ही क्यों चीज़ों को भरते हैं, और उसका रीज़न हमें समझ में आया, और उस रीज़न को हमने ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन में समझा विद क्लियर हैंड राइटिंग्स। और अगर आपको करियर विजन्स के लेक्चर अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अपन बच्चों हर एक चीज़ को पढ़ेगा कि एस को हम एस क्यों लिखते हैं, एस ऑर्बिटल, पी को पी ऑर्बिटल्स क्यों लिखते हैं, डी को डी क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज़ का अपना एक अलग तरीके का लेवल होता है, हर एक टीचर का अपना अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है। आपके क्लास में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके ट्यूशन्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी। मगर कहीं ना कहीं हमें क्या है ना, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से किसी चीज़ को सीखना चाहिए, जो हमारे, अगर हमने किसी चीज़ को ज़ीरो लेवल से सीखा है, किसी भी स्ट्रक्चर्स को, या हमने किसी भी चीज़ को अगर हमने ज़ीरो लेवल से पढ़ा है तो हम उसे आसानी से समझ पाते हैं, और उस चीज़ को भूलना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।